मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए का जो पेपर होने वाला है इतिहास का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो उससे अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में जो त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिला था उसको वर्णन कीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, आपको पता है त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित प्रश्न हर बार एग्जाम में देखने को जरूर से मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर दीजिए। तो आपको पता है, प्राचीन भारत के जो इतिहास है उसके अंदर जो 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में एक संघर्ष देखने को मिलता है। कहाँ पे? कन्नौज क्षेत्र में। अब कन्नौज क्षेत्र कहाँ पर है? गंगा वैली है, गंगा घाटी है, जो गंगा का मैदानी क्षेत्र आपको पता है वो कितना ज़्यादा उपजाऊ है। और उपजाऊपन होने के कारण वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या फसल वगैरह होती थी और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता था, सबसे ज़्यादा पैसे की कमाई वहाँ पर होती थी। सबसे ज़्यादा अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से भी उस समय का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। और आपको पता है, जहाँ पर कमाई होगी वहाँ पर लड़ाई भी जरूर से होगी। तो उस समय के 3 प्रमुख जो राज्य हुआ करते थे, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, कौन कौन से? गुर्जर प्रतिहार जो अपने राजस्थान में राज किया करते थे। पाल जो डायनेस्टी है, पाल जो वंश है, वो आपका बंगाल में राज किया करता था। और राष्ट्रकूट है वो आपके दक्कन के क्षेत्र में राज किया करते थे। तो इन जो तीनों राजाओं के द्वारा, जो राजवंशों के द्वारा आपके सामने बीच में एक संघर्ष देखने को मिलता है कि कौन इस कन्नौज के क्षेत्र पे अपना राज करेगा। और आपको भी पता है, जो भी उस क्षेत्र पे राज करेगा उसी का क्या हो जाएगा? वर्चस्व देखने को मिलेगा। तो यही है, इसी को क्या कहा जाता है? त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। भाई किसी इंसान को एक बात देख लीजिए, सोने की खान है, अगर उस पर कोई इंसान राज कर लेगा तो सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा तो वो वैसे ही शक्तिशाली राज्य बन जाएगा। तो वही चीज़ है, उसी को त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में देखने जाना जाता है। संघर्ष की पृष्ठभूमि के बारे में जाने तो आपको पता है, 7वीं शताब्दी के आसपास जो हर्षवर्धन है उसका निधन हो जाता है। और उसके बाद में जो कन्नौज का क्षेत्र है वो क्या है? उसका जो शक्तिशाली क्षेत्र था, वहाँ पर किसी का राज नहीं रह पाता। जो एक शक्तिशाली है, एक बहुत ही प्रमुख राजा हो उसका। तो कन्नौज उत्तर भारत का राष्ट्र जो सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यापारिक दृष्टिकोण से उस समय का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक हुआ करता था। और इसके बाद में इसके लड़ाई के लिए जो 3 आपके सामने मैंने बता दिया राजवंश आपस में लड़ाई करते हैं, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। और 200 सालों तक ये लड़ाई चलती रहती है। कभी इस पे पाल राज कर लेते थे, कभी इस पे गुर्जर प्रतिहार राज करते थे, और कभी राष्ट्रकूट इस पे राज करते थे। तो ऐ है कि या कोई एक ही जमीन को नहीं, या कोई कदे कोई का हाथ मांगी कदे वो ले ली, कदे और कोई कागी तो वो ले ली। समझ में आ गई? अब अपन समझांगा तीनों जो राजवंश था ना उनकी के थी। तो सबसे पहले बात करें गुर्जर प्रतिहार की भूमिका। तो आपको पता है, जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है इसका कहाँ पर होता है? इसका जो उत्पत्ति है वो कहाँ पर देखने को मिलती है? राजस्थान के जो मालवा क्षेत्र है ना, ये इधर के लास्ट जो नीचे वाला क्षेत्र इधर की साइड में आपको देखने को मिलती है। और इसमें जो सबसे प्रमुख राजा हुआ करते थे कौन थे? नागभट्ट प्रथम और द्वितीय जैसे शासक थे, जो क्या करे थे? अरब को आक्रमण, जो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी और ये आया है ना हड़प्पा अन्य को आक्रमण रोकने को इनके द्वारा कार्य किए गए थे। और इससे क्या, जो गुर्जर प्रतिहार थे इनकी जो स्थिति है राजस्थान में, या जो अपनों इधर की साइड पश्चिमी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सबसे शक्तिशाली राज्य था। क्यों तो? क्योंकि भैया सीधी सीधी बात है, कोई आदमी एक बात सोचो, कोई गांव में कोई एक गांव का कि दूसरे गांव का सरपंच लड़ाई हो जा है ना, और कोई दूसरे अब थाला गांव को कोई एक तगड़ो सो आदमी आकर उन धमका दे, बोले के ज़्यादा चौधरी बन रहे तो क्यों जा, ये चीज़ों उकर पेट बन जा। तो यही चीज़ होगी, अरब को आक्रमण रोक दियो गुर्जर प्रतिहारा तो उनके आशा पासम तगड़ी जब होगी भाई, पहचान ए तगड़ा राज्य ही। तो ए के चा भाई आपको प्रभुत्व दिखाने के लिए ये भी सोचा कन्नौज पर राज करांगा, तो इकले जो लड़ाई है बा चाली। और इनको जो राजा थे, इसमें से जो राजा थे महिर भोज, वो सबसे प्रमुख थे जिन्होंने कन्नौज के लिए प्रयास किए थे। और सबसे प्रसिद्ध राजा के रूप में भी इनको जाना जाता है। अगले वाले राजवंश की बात करें, पाल राजवंश। अब पाल जो राजवंश है इसके जो प्रमुख जो उत्पत्ति किसके द्वारा देखने को मिलती है? आपके गोपाल नामक एक राजा था उसके द्वारा देखने को मिलती है। इसमें धर्मपाल और देवपाल जैसे 2 शासक थे, इन्होंने इस वंश को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर गए थे। अच्छा, इनका भी उद्देश्य यही था। क्यों भैया? इनको ए भी उठी की साइड जो नॉर्थ ईस्ट इलाको ना आपका साइड में उत्तरी जो पूर्वी क्षेत्र बोले उठेगा ये तगड़ा राजा, तो इन्होंने ऐ करता कि भाई इन्होंने में तगड़ा। यह आपकी भूमिका
का दिखाता कि मैं हाँ जोर का मजबूत। तो અહીંયા इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी जो कन्नौज क्षेत्र पर अपना साम्राज्य को हिस्सा बनाने का इन्होंने भी प्रयास किया। साथ के साथ हणका के दो मुख्य उद्देश्य, एक तो बौद्ध धर्म है ना, इन एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाना, क्योंकि बौद्ध धर्म न मान्या करता। तो उत्तर भारत में जो हिंदू धर्म थे, वैदिक धर्म ने की बजाय जो बौद्ध धर्म की और ज़्यादा प्रचार करने के लिए, और सीधी सीधी बात है 2 रुपया कमाने के लिए, व्यापारिक हिता के लिए भी ये आपस में लड़ाई करने की प्रयास कराया करता कि भाई कन्नौज पर अपना राज हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो, और भारत है ऐसा समझ लो एक बार, उड़ीसी ने बंगाल ने मान लियो, उड़े है को नहीं लेकिन मान लियो, उड़े गंगा वैली है। तो ये क्या सोचता, अपना अगर नीचे की तरफ जाना, दक्कन की तरफ जाना या पश्चिम की तरफ जाना है, तो पहले अपना कन्नौज ने जीतना जरूरी है। तो हमको सोचती कि अपन दक्षिण की तरफ या उत्तर पश्चिम की तरफ जाके राज कर पाऊंगा अगर आप ये कन्नौज क्षेत्र ने जीत लियो तो। अब राष्ट्रकूटा की बात करा तो राष्ट्रकूट ये दक्कन वाला क्षेत्र नहीं है, दक्कन वाला क्षेत्र थानबेरो है। जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र दक्कन क्षेत्र बोलो जा है। हण का प्रमुख राजा कौन होया, ध्रुव और गोविंद तीर्थ है। जय का जो राजा ही जो प्रमुख राजा के रूप में ध्रुव और गोविंद ने जानो जा है। हण को लक्ष्य भी यही थो कि कन्नौज पर राज्य कर लिया ताकि हण को प्रभुत्व देखने मिले, तो ताकि आप भी जो आपकी उत्तरी क्षेत्र है और ज़्यादा अपनी पहचान बना सका। तो ये भी कई बार क्या करे हो, जो गंगा घाटियों पर आक्रमण करे हो। अब संघर्ष के स्वरूप और परिणामों की बात करें तो ये संघर्ष है, जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, ये लगभग 200 वर्षों तक चला, मतलब 200 साल तक चलते रही हो। तो अया तो 200 साल को अर्थ अया को नहीं हो कि भाई लठ लेके आपस में लड़ाई करता ही रिया, इन्होंने बहुत तलवार चला रहे, इन्होंने नहीं चला रहे, अया कौन थो, अया हो कि अणको के काम हो जय, मान लो एक बार जो गुजर प्रतिहार के कर लिया, इ पर राज कर लियो कन्नौज पे। फिर थोड़ा सा दिन बाद देखे कि गुजर प्रतिहार को जो राजा हो वो इतना कमजोर हो गया, तो इन्होंने पाल आया, बोले थारो तेज में हाथ ले मैं पूछगा, तो वह उन्हें हरा देता तो वह राज कर लेता। भाई इन्होंने कदे राष्ट्रकूट पूछा, कदे वह पूछगा, तो भाई बात है भाई धनी कमजोर हुआ जना कोई भी राज कर ले। तो यही सब चीज़ें 200 साल तक लगातार जो संघर्ष है वो देखने को मिला था। और समय समय पर कन्नौज पर अलग अलग लोगों का राज होता रहा। क्यों? एक शक्तिशाली कोई राजा रहा नहीं, समय समय पर सबकी शक्तियां कमजोर होती चली गई। कभी राष्ट्रकूट करते तो वो कमजोर पड़ जाते, कभी गुर्जर प्रतिहार कमजोर पड़ जाते तो दूसरा कोई उस पर राज कर लेता। इस प्रकार से सिलसिला 200 सालों तक लगभग चलता रहा। कोई भी एक वंश है वो स्थायी रूप से वहाँ पर राज नहीं कर पाया। इस संघर्ष में संसाधनों की बड़ी बर्बादी देखने को मिली और अंततः में दिल्ली सल्तनत के उदय तक भारत के राजनीतिक रूप से विखंडित रही। तो અહીંયા है कन्नौज क्षेत्र पर कोई एक राज को तो राज रही को नहीं, उसका बाद में जब काफ़ी वर्ष निकलते हैं और दिल्ली सल्तनत है जो लगभग आपको 11वीं ईस्वी के आसपास देखने को मिलती है, वहाँ से उसके बाद में जो इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित की जाती है, उससे बाद में जो कन्नौज क्षेत्र है उसको एक राजनीतिक रूप से किसके नीचे आता है, दिल्ली सल्तनत के राज के नीचे आता है। इतने दिनों तक उस पर कभी किसी का राज रहा, कभी किसी का राज रहा, तो कभी किसी का राज रहा। तो इसके बाद क्या, इसके जो परिणाम क्या देखने को मिले, पाल जो आपके हैं वो कहाँ तक, पूर्व तक सीमित रह गए, प्रतिहार है वो पश्चिम तक सीमित रह गए, और जो आपके राष्ट्रकूट हैं वो कहाँ पर दक्कन वाले क्षेत्र में रह गए। तो सीधी सीधी बात है भाया, कोई सा निकिमी को नहीं मिलो, सारा का सारा आपकी जगह तक रहेगा ना। तो अगर ये चाहता तो कन्नौज की बजाय और कोई क्षेत्र पर अगर दिल्ली सल्तनत के रूप में अगर कोई चीज़ आकर करता तो ये क्या आपस में ही कमज़ोर होता चलेगा। 3 बड़ा क्षेत्र है टाइम का, ये आपस में लड़ाई कर करके खुद ही कमज़ोर होता चला गया और अंत में को जो हाथ है वो देखने मिलो। निष्कर्ष की बात करें, त्रिपक्षीय संघर्ष ने भारत के इतिहास की एक अनूठी स्थिति उत्पन्न की। तो जो आपका सामने त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ाई हुई थी, इस भारतीय जो युद्ध कला उसमें एक नई प्रकार की एक नई इतिहास की घटना है। उसने सिद्ध किया कि भारत की राजनीति का केंद्र गंगा घाटी और विशेषकर कन्नौज रहा। तो ये चीज़ अपना यह बेरोपट है कि उस समय जो कन्नौज की घाटी थी और जो गंगा को क्षेत्र हो वह बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आप ही होनो भाई सबसे ज़्यादा खनिज उठे निकला करता, सबसे ज़्यादा हर साल गंगा आपके साथ बाढ़ के साथ उपजाऊ जमीन लेके आती। तो सब उस टाइम में कृषि सब कुछ ही भाई, जितनी ज़्यादा खेती होती है उतना ज़्यादा कर मिलता, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यद्यपि इस संघर्ष में किसी एक वंश को स्थायी रूप से विजय नहीं मिली, लेकिन ना तो इस संघर्ष में कोई एक विजय रही हो, उसके फिर भी उसने मध्यकालीन भारतीय राजनीति के शक्ति संतुलन और क्षेत्रीयवाद की प्रवृत्ति को जन्म दिया। लेकिन इम के चीज़ दिखाई कि जो क्षेत्रीयवाद की भावना है, जो इन्होंने मध्यम जो पश्चिमी जो गुर्जर प्रतिहार था, दक्कन वाला हा, इन्होंने जो आपका पूर्वी ही भारत में जो क्षेत्रीयवाद है उसकी प्रवृत्ति है वह देखने मिला है।
परिणाम स्वरूप तुर्क और अफगान आक्रमण आए, तब उत्तर भारत की बिखरी हुई स्थिति और लाभकारी सिद्ध हुई। तो इससे क्या हो भाई, ये एकजुट कोने है सारा का सारा राजा, ये आपका क्षेत्रीयवाद का प्रभाव न दिखाता रहा। और जब अरब को या तुर्का को आक्रमण हो तो को के नुकसान हो, ये सब पहले आपस में बिखट रहे, आपस में लड़ाई करता रहता। तो भाई बाप दादा की लड़ाई पहले चाली जाती, तीसरा आदमी फायदो ठाको कौन, पहले अरब और तुर्की पहले मजबूत था, और उसका बाद में जब आक्रमण कराया तो और संगठित रूप से कोई शक्ति से टकराई को नहीं, और इनको भारत पे राज हो। तो इस चीज से अपना यही समझने मिला है। यह थी गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसके बारे में कंप्लीट रिवीजन।